हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर के आ गए हैं एक और नए चैप्टर, और ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी क्लास 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर है, और आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी जो सीरीज चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। जो सामाजिक विज्ञान के बच्चे हैं उनके लिए, है ना, जो सामाजिक विज्ञान के बच्चे हैं और क्लास 9 10th की एग्जाम वो देने वाले हैं, क्लास 9 10th की अगर वो शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ पूरे आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लास 9 10th, है ना, 9 10th आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहीं से आपका सबसे ज़्यादा सवाल रहेगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो। और ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो गया है, आप नहीं देखें प्लीज़ देखिए उसको, है ना, समय निकलते जा रहा है, उसको जरूर देखिए। हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री को पूरा देखिए। इसके बाद हम पॉलिटी शुरू करेंगे, ठीक है। सारा सेक्शन आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, चैप्टर वाइज करवाया जाएगा, ठीक है। कहीं भी आपको इधर उधर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस अनुसार से आपको चैप्टर वाइज दोस्तों आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, जिस अनुसार से यहाँ करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लगभग 60 सवाल यहाँ पर अभी देखेंगे महत्वपूर्ण, जो आपका चैप्टर नंबर 4 से होगा, ये क्लास 9 है, ठीक है। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप में जुड़ना पड़ेगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7857824310। आप हमारे व्हाट्सएप में जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ, पीछे जितनी क्लासेज हो गई है, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटी हो, है ना, या आपका साइंस का हो, या आपका करंट हो, जो भी आपका हुआ है, हिंदी हो, सब चीज़ आपको दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पीछे सारे वीडियो ही और उसका पीडीएफ भी सब चीज़ आपको उपलब्ध हो जाएगा। डेली जो क्लास चल रही है आपकी 3 बजे से क्लास चल रही है दोस्तों, और ये आपका हिस्ट्री अभी फिलहाल चल रही है, और ये चैप्टर नंबर 4 आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल दोस्तों आपका चैप्टर नंबर कल जो है आपका क्लास 9, है ना, कल जो है क्लास 9 आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कल है क्लास 9 हिस्ट्री वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज है 4 और टोटल इसमें 5 चैप्टर है। तो आज चौथा चैप्टर हो जाएगा और कल आपका 5वां चैप्टर हो जाएगा। परसों से हम 10th क्लास का हिस्ट्री शुरू कर देंगे, ठीक है। परसों से 10th क्लास का हिस्ट्री शुरू हो जाएगा, और 10th में ही आपका 5 चैप्टर है, तो वो भी अगले 5 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इधर 5 और 2 7 दिन में आपका ये हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पॉलिटी पर आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू किया जाए। आपको नीचे व्हाट्सएप दिख रहा होगा, इसी व्हाट्सएप पे आपको जुड़ना होगा। इसमें अभी जुड़ने का चार्ज है मात्र 499। पेड ग्रुप है आपका 499। पीछे जितनी हो गई है आपको पर्सनल मिल जाएगा, और आगे जो होते जाएगा आपको ग्रुप में मिलते रहेगा। कोई मंथली नहीं है ना, बस एक बार आपको ये चार्ज लगेगा, फिर आपको एग्जाम तक आपको सारे मटेरियल, सारे क्लास आपको मिलते रहेगा। अलग से आपको कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से इस 7857824310 पर पे करके आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है। जो भी आपका व्हाट्सएप नंबर होगा, पेमेंट किसी भी नंबर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर आपको जोड़ दिया जाएगा और सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज का चैप्टर है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, ठीक है। वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, और इससे संबंधित जितने भी सवाल महत्वपूर्ण बनते हैं वो हम लेकर के आ गए हैं, है ना। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा दोस्तों। आज का पहला सवाल कि भारत में वनों का पहला इंस्पेक्टर जनरल कौन था? बताइए, भारत में वनों का पहला इंस्पेक्टर जनरल कौन था? ऑप्शन आपका है फ्रांस का केल्विन, जर्मनी का डिट्रिख बेड्रिड, इंग्लैंड का आपका क्रिस्पोर्ड, और रूस का निकोलस। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, है ना। ये चैप्टर आप डिटेल से जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि डिटेल से पढ़ने के आपको ये बात ज़्यादा समझ में आने वाला है, ठीक है जी। फर्स्ट का आंसर होने वाला है कि भारत में वनों का पहला जो इंस्पेक्टर था वो जर्मनी का डिट्रिख बेड्रिज था। आपका 1864 से लेकर के 1883 ईस्वी तक ये आपका रहा था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल सही सवाल है ना। ये कहाँ का था दोस्तों? तो ये जर्मनी का था। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर की उन बीजों का नाम बताइए जिनसे, उन बीजों का नाम बताइए दोस्तों। मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, हाँ ठीक है, अब दिख रहा है। उन बीजों का नाम बताइए जिनसे निकाला तेल चॉकलेट बनाने के काम आता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि उस बीज से जो तेल निकलता है ना, उससे क्या बनता है जी? तो चॉकलेट बनता है। वो किस चीज़ का बीज से? चंदन के बीज, साल के बीज, या फिर ओक के बीज, या फिर आपका पाइन चीड़ के बीज। क्या हो जाएगा? तो देखिए, ये जो साल जो वृक्ष होता है ना, साल वृक्ष जो है दोस्तों, ये सदाबहार पर्णपाती वन है ना। आपका
सॉरी सदाबहार नहीं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है आपका, ठीक है, ये साल का वृक्ष है। और इससे जो आपका जो बीज होता है उसी से क्या निकलता है, तेल, और उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो उसका उपयोग किया जाता है आपका किसमें, चॉकलेट बनाने में। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है जी, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी, बताइए। थर्ड नंबर आंसर प्रश्न है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसकी स्थापना होती है 1864 ईस्वी में। कब होती है भारतीय वन सेवा की स्थापना, 1864 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर कि भारतीय वन सेवा की स्थापना, अच्छा देखिए क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया है ना, भारतीय वन सेवा की स्थापना 1964 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। 5 नंबर है कि भारतीय वन अधिनियम कब बना था। जी हाँ, भारतीय वन अधिनियम कब बना था दोस्तों, ये बताना है आपको। तो वन अधिनियम कब बना है, 1860, 1864, 1865 या 1868। तो वन अधिनियम क्या हो जाएगा, वन अधिनियम जो बना है वो 1865 ईस्वी में बना है, नोट कर लेना है 1865। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब आपका। अगला प्रश्न है आपका ऑप्शन नंबर की वनोन्मूलन क्या है, बताइए। वनोन्मूलन क्या है, तो वनों का लुप्त हो जाना या पूर्ण विकसित पेड़ की कटाई या वनों से जंगली जानवरों का विलुप्तीकरण या फिर नए पेड़ लगाना। देखिए वनोन्मूलन का मतलब होता है ना, आप क्या किए, वन का उन्मूलन कर दिए, वन में जितने पेड़ पौधे थे सब काट को आप खत्म कर दिए, है ना, अपने कृषि कार्य को बढ़ाने के लिए या आप किसी और कार्य के लिए। तो क्या हो गया जी, आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। वनों का क्या हो गया, लुप्त हो जाना वनोन्मूलन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन्य कानून कब पारित हुआ था, बताइए दोस्तों। भारतीय वन कानून कब पारित हुआ था, 1860, 1865, 1855 या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं आपके एक भी सवाल आपको नहीं छोड़ना है। तो भारतीय वन्य कानून जो पारित हुआ था वो 1865 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। ये बहुत मेहनत लगा है इसको बनाने में, आप ध्यान रखिएगा, है ना। सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक से लिया गया है और वहाँ से छाट के सारा का ऑप्शन बनाना, टाइपिंग करना, समझ रहे हैं ना। 18 प्रश्न है कि 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए, है ना। वीडियो को दोस्तों लाइक सब लोग कर दीजिएगा, जितने लोग देख रहे हैं ना एक बार लाइक कर देना प्लीज मेरे प्यारे भाइयों। 1906 ईस्वी में कह रहा है कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो होती है ना, ये होती है दोस्तों आपका देहरादून में, ठीक है, देहरादून में होती है आपका, ठीक है, देहरादून, है ना। और उत्तराखंड की उत्तराखंड में आपका देहरादून 1906 ईस्वी में होता है इसका स्थापना, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब होती है, तो 1906 में होती है, ये भी आपको पूछा जाता है, और देहरादून में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9 नंबर सवाल कह रहा है कि इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो अभी ने बताया कि ये कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है, और इसकी स्थापना कब होती है, तो 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर कि रोपण से आप क्या समझते हैं। देखिए मैंने ज्योग्राफी पढ़ाते समय रोपण कृषि क्या होता है ना, मैं आपको कई बार बहुत अच्छे तरीके से बता चुका था कि रोपण कृषि में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। रोपण से आप क्या समझते हैं दोस्तों, है ना। तो रोपण है कि एक खास प्रकार की फसल, धान और गेहूं की फसल, बड़ी पट्टी या क्षेत्र में फलों की खेती या तिलहन की खेती, क्या होगा। रोपण से आप क्या समझते हैं, क्या होगा दोस्तों। देखिए रोपण कृषि में आ जाता है आपका, जैसे कि इसमें ऑप्शन में आपको ऑप्शन में उस अनुसार से ऑप्शन दिया भी नहीं है ना। हम यहाँ पर देखिए ए नंबर से हम चल सकते हैं। खास प्रकार की फसल जैसे कि आपका चाय होता है ना, रोपण कृषि के अंतर्गत। कॉफ़ी होता है आपका, रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। और आपका जैसे कि हो गया आपका केला, है ना, तो केला भी होता है आपका रोपण कृषि के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका आंसर हम ए चल सकते हैं, है ना, ये पर आप चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको 11 नंबर सवाल है कि 1 मील लंबी, जी हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में
कितनी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। देखिए पहले जो स्लीपर जो लगता था ना, स्लीपर यानी कि दो पटरियों के जो बीच में जोड़ा रहता है दोस्तों, अब तो सीमेंट से आप देखे होंगे, लेकिन पहले वो किससे बनता था, तो लकड़ी से लगता था ना। पहले लकड़ियां होती थी, लेकिन लकड़ियां धीरे धीरे हटा दिया गया है ना, क्योंकि लकड़ी लगता था तो बहुत ज़्यादा जंगलों को काटा जाता था, है ना, और इसकी वजह से पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो रहा था। इस वजह से जो ये स्लीपर था इसको दोस्तों लकड़ी से हटा करके अब सीमेंट का लगाया जाना लगा है ना। तो आप देखे होंगे कि पटरी के बीच में जो जोड़ा रहता है ना, दोनों पटरियों को, तो वो सीमेंट का अब होता है, पहले ये लकड़ी का होता था। तो वही सवाल है कि 1 मील अगर ये रेल लाइन बिछाया जा रहा है तो इसके बीच में कितनी सारी ये आपका लगेगा दोस्तों, ये सवाल है आपका, है ना, कितनी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो 1760 से लेकर के 2000 स्लीपर। सोच रहे हैं ना, 1 मील लगाने में दोस्तों 2-2000 स्लीपर लगता था, और सोच रहे हैं ना कि हजारों किलोमीटर अगर लगेगा तो कितना आपका पेड़ कटेगा आपका, है ना। तो इस वजह से उसको रोका लगाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा आपका दूसरा नंबर कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये तो अभी आपको बताया दिया गया ना, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो स्थापना हुई थी ये देहरादून में हुई थी, है ना जी। कहाँ हुई थी, आपका देहरादून में हुई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। 9 बजे से देखिए आपका डेली क्लास चलता है, ठीक है। तो 9 बजे आपको एकदम तैयार रहना है, खाना पीना खा करके, ठीक है, बरियार होकर के। तो 9 बजे एकदम आपको आ जाना है। 9 PM से डेली लाइव क्लास चलती है। प्रश्न है कि भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था। भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकाले, ड्राइटिच बैंडिस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहला सवाल ही था दोस्तों कि ड्राइटिच बैंडिस जो था ये जर्मनी का था, ये भारत का पहला वन महानिदेशक था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 14 नंबर सवाल। कह रहा है कि आरक्षित वन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। आरक्षित वन के लिए, है ना, किस वन के लिए, आरक्षित वन के लिए कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो ऑप्शन है दोस्तों कि ग्रामीणों को इन वनों में घुसने की मनाही थी। सत्य कह रहा है, कौन सा कथन सत्य है, बी नंबर है कि ग्रामीण इन वनों में लकड़ियां ले जा सकते थे, है ना। ग्रामीण इन वनों से लकड़ियां ले जा सकती थी। आरक्षित वन से आप लकड़ियां ले जा सकते हैं, नहीं, ये ऐसा बात नहीं है। ग्रामीण इन वनों में केवल वन उत्पाद ले जा सकते थे, नहीं, ये भी गलत है। ग्रामीण इन वनों में अपने पशुओं को चारा चरा सकते थे, नहीं, ये भी गलत है ना। तो ग्रामीण इन वनों से घुसने की मनाही थी, ये भी आपका सही है। ग्रामीण को इन वन में घुसने की मनाही थी दोस्तों, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बाकी तीनों ऑप्शन आपका गलत है, और गलत सत्य कथन ही आपसे पूछ रहा था। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित की गई थी, बताइए। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित कब हुआ था, 1906 ईस्वी में। और कहाँ स्थापित हुआ था, तो आपका देहरादून में, है ना, कहाँ पे, देहरादून में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 16 नंबर सवाल कि घर बनाने या ईंधन के लिए लोग लकड़ियां कहां से ला सकते थे, बताइए। घर बनाने या ईंधन के लिए दोस्तों लोग लकड़ियां कहां से लाते थे, है ना, उस समय कहां से लाते थे, है ना। उस समय जो है घर बनाने या ईंधन के लिए लोग लकड़ियां जो लाते थे दोस्तों, वो आरक्षित वन से या फिर सुरक्षित वन से, या दोनों से, है ना। ये दोनों में मनाही था, लेकिन फिर भी लोग उसमें से लकड़ियां लाते थे। ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है आपका बस्तर कहाँ है, हाँ बताइए दोस्तों। बस्तर एक जिला है ना, बस्तर जिला है, नेशनलाइट इलाका वाला जिला है, और ये पड़ता है आपको कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में जी, ठीक है। बस्तर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। पूरा जंगली क्षेत्र है आपका यहाँ पर, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपका 18 नंबर सवाल। प्रश्न है कि देहरादून के इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में जिस वन्य प्राणी का अध्ययन कराया जाता था वह कौन सी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बोल रहे हैं ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि देहरादून के इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में दोस्तों जिस वन्य प्राणी का अध्ययन कराया जाता था वो कौन सा था। मूलभूत वानिकी, वैज्ञानिक वानिकी, बागान वानिकी, या फिर आरक्षित वानिकी, क्या होगा। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका अध्ययन कराया जाता था ये था आपका वैज्ञानिक वानिकी, है ना, वैज्ञानिक वानिकी था। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर, ठीक है, वैज्ञानिक वानिकी आपका, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न देखिएगा आपका 19 नंबर। 19 नंबर है कि जंगलों में खाना पकाने और रोशनी के लिए लोग तेल कहाँ से प्राप्त करते थे? बताइए दोस्तों, जंगल में जो आदिवासी लोग रहते थे, है ना, और जंगली लोग रहते थे, तो ये जो खाना पकाने के लिए और रोशनी के लिए तेल कहाँ से लाते थे? तो तेल सागवान के फल से या साल के फल से या महुए के फल से या पीपल के फल से। तो ये जो तेल प्राप्त करते थे दोस्तों वो महुआ के फल से, है ना। तो महुआ के फल से तो कुछ और भी बनता है, आपको पता ही होगा, है कि नहीं। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। 20 नंबर सवाल है कि 1865 के वन अधिनियम में संशोधन कब हुआ? देखिए, वन अधिनियम जो पास हुआ था वो 1865 ईस्वी में पास हुआ था आपका वन अधिनियम। वन अधिनियम में दोस्तों संशोधन होता है ना, वन अधिनियम में दोस्तों 2 बार संशोधन होता है, ठीक है। एक तो 1878 में होता है और एक आपका 1927 में इसमें संशोधन होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर 1978 और 1927 हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर। 21 सवाल है कि सन 1600 में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था? बताइए, सन 1600 की बात है दोस्तों कि 1600 में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि के अधीन था? छठा भाग, पांचवा भाग, चौथा भाग, तीसरा भाग। और ये जितने सवाल है ना, मैं ये इधर उधर से एक भी नहीं लिया हूँ, सारे आप एनसीईआरटी में खोज सकते हैं, है ना, सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। ये छठा भाग था दोस्तों, सन 1600 में भारत की भूमि का कितना भाग था? तो ये 1600। देखिए, क्वेश्चन आपको तो पढ़ना है दोनों, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो एनसीईआरटी से ही पूछेगा, ध्यान रखना है ना। एनसीईआरटी से ही पूछेगा, आपको फॉलो करेगा एनसीईआरटी ही। हर एक एग्जाम में एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छठा भाग, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 22 नंबर। सबसे अच्छे वन क्या कहलाते हैं? बताइए, सबसे जो अच्छा वन है ना उसको कहते हैं आरक्षित वन, ठीक है। सबसे अच्छा आरक्षित वन, सबसे अच्छा आरक्षित वन, सबसे अच्छा आरक्षित वन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। भारत में कौन अंग्रेज अफसर बाघ के शिकार के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? और इतना खत्म था ये कि अकेले दोस्तों ये 400 बाघों को मार दिया था, है ना, अकेले 400 बाघों को मार दिया था। और ये भारत में कौन अंग्रेज अफसर बाघ के लिए प्रसिद्ध था? वो था जॉर्ज यूल। कौन था? जॉर्ज यूल, है ना, जॉर्ज यूल था, है ना। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला है कि कांटेदार छाल वाला वृक्ष कौन सा है? कांटेदार छाल वाला वृक्ष कौन सा है दोस्तों? साल है, टीक है, सेमूर है, इनमें सभी है। देखिए, साल में कांटा नहीं होता है, टीक में भी कांटा नहीं होता है, सेमूर हो जाएगा आपका, है ना। सेमूर जो है दोस्तों, ये वृक्ष जो है ये कांटेदार छाल वाला वृक्ष है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका स्लीपर कहाँ लगते हैं? देखिए, क्वेश्चन आ गया और स्लीपर के बारे में मैंने अभी बताया था। तो स्लीपर कहाँ लगते हैं बताइए, है ना। स्लीपर कहाँ लगते हैं दोस्तों? रेल के डिब्बों में नहीं, डिब्बा में स्लीपर नहीं लगता है। वो स्लीपर मत सोचिएगा, स्लीपर जो रिजर्वेशन कराते हैं वो स्लीपर की बात नहीं हो रही है। रेल के इंजन में नहीं, रेल की पटरी पर दोस्तों, है ना, 2 पटरियों के बीच में जो लगा रहता है वो हुआ आपका स्लीपर, ठीक है। चलिए, और वो लकड़ी का लगता था, अब वो सीमेंट का लगता है आपका। अगला प्रश्न है कि स्थानांतरित कृषि का एक अन्य नाम बताइए। स्थानांतरित कृषि, देखिए स्थानांतरित कृषि को ना बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं, है ना। ऑप्शन में दिया गया है रोपण, गहन, मिश्रित और झूम। तो क्या हो जाएगा? झूम बराबर झूम, है कि नहीं, झूम कृषि हो जाएगा दोस्तों, झूम बराबर झूम स्थानांतरित कृषि, है ना। अगर नहीं याद रखता है तो आप कैसे याद रख सकते हैं? एक स्थान ये है, एक स्थान ये है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या करते रहता है? झूमते रहता है कि नहीं। तो ये झूम बराबर झूम हो गया, है ना। किसी को झूम कृषि भी कह सकते हैं आप, है कि नहीं, एक जगह से दूसरे जगह पर झूमते रहता है, तो ये स्थानांतरित कृषि भी हो गया, स्थान बदल रहा है और झूम रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। अगला है आपका 27 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से किसे वन कानून के अंतर्गत, प्रश्न है कि किसे वन कानून के अंतर्गत नहीं लिया गया है? तो वन कानून के अंतर्गत किसे नहीं लिया गया है? इसने झूम कृषि को प्रतिबंधित कर दिया है, बहुत बढ़िया बात है ना। जो झूम कृषि है दोस्तों इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है वन कानून के अंतर्गत, ये बिल्कुल सही बात है ना। किसको नहीं लिया गया है ये आपको बताना है। कह रहा है कि इसने शिकार और पशु चारने की प्रतिबंध लगा दिया था, ये भी सही है कि वन कानून जो आया तो शिकार और पशुचारण पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। सी नंबर है कि इसने लोगों को जंगलों में उनके घरों से विस्थापित कर दिया, तो ये भी बिल्कुल ठीक है।
है ना, क्योंकि जंगल में बहुत सारे लोग रहते थे तो उनको क्या कर दिए गए, वहां से हटा दिए गए। अगला है कि इसने गांव में पशुपालन पर रोक लगा दी। अब वन कानून ये थोड़ी कहता है कि गांव में पशु नहीं रखेंगे, हम गाय बैल नहीं रखेंगे, ये वाला आपका गलत है। तो गलत ही तो हमसे पूछ रहा था, आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर कि स्थानांतरित कृषि में किसी खेत पर कितने समय के लिए कृषि होती है। देखिए स्थानांतरित कृषि में होता कैसे है ना, तो इसको कहते हैं कर्तन एवं दहन कृषि, है ना, इसको कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। कर्तन माने काटना, कर्तन माने काटना और दहन माने जलाना, ठीक है। तो इस पेड़ पौधे को क्या करेंगे दोस्तों, तो पहले काटेंगे और फिर जलाएंगे। तो काट करके जलाएंगे तो उसका जो राख बचेगा उससे जो ये वाला जो भाग है, एरिया है, वो क्या हो जाएगा, ये उपजाऊ हो जाएगा, ठीक है, ये उपजाऊ हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों हम 2 साल खेती करेंगे, है ना। एनसीईआरटी बुक में साफ लिखा गया है कि 1 या 2 वर्ष, ठीक है, 1 या 2 वर्ष खेती किया जाता है। ऐसे 3-4 साल भी किया जाता है ना, कहीं कहीं आप पढ़े होंगे गूगल वगैरह में, 3-4 साल खेती करते हैं उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है कि 1 या 2 वर्ष, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर हम लेकर के आए हैं ऑप्शन नंबर डी आपका, ठीक है। तो 1 से 2 साल यहाँ पर खेती करता है और उसके बाद दोस्तों ये ज़्यादा उपजाऊ भूमि नहीं होता है, इसीलिए इसको छोड़ करके फिर दूसरे जगह पर जाता है और वही प्रक्रिया अपनाता है। इसी को कहते हैं स्थानांतरित कृषि या कर्तन एवं दहन कृषि या फिर झूम कृषि, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर। प्रश्न है कि वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब देखिए वन क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन लुप्त हो रहा है। लुप्त काय हो रहा है, तो आपके करनी से, है ना। आपको चाहिए 4 लेन, आपको चाहिए 8 लेन, आपको चाहिए 6 लेन, आपको चाहिए मेट्रो, है ना, आपको चाहिए, है ना, क्या नहीं चाहिए, सब चीज़ चाहिए। तो कहाँ से आएगा, कहाँ वो बनेगा, हवा में तो बन नहीं रहा है ना। तो इसीलिए दोस्तों क्या हो रहा है, वन का लुप्त हो रहा है। तो इसको कहते हैं वन विनाश कहेंगे, है ना, वानिकी नहीं, इसको वन विनाश कहेंगे। वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को ही वन विनाश कहा जाता है ना। वन क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन विनाश होते जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर कि यह भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले वन्य समुदायों का नायक नहीं था। जी हाँ, देखिए भारत में अंग्रेज के खिलाफ बहुत सारे समुदाय लोग बगावत किए थे, है ना, जैसे सिंधु, कान्हू, बिरसा मुंडा, है ना, बहुत सारे लोग थे जो बगावत किए थे अंग्रेज के खिलाफ। तो वो कौन है जो बगावत नहीं किए थे, वन्य समुदाय के नायक नहीं था। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, राजा एस राजू, ठीक है। ये नहीं थे, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दिए हैं, नहीं किए हैं तो देर किस बात की दोस्तों, कर दीजिए ना, कर दीजिए ना लाइक। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर और इसका पीडीएफ मिलेगा आपको व्हाट्सएप में। चाय के बागानों पर काम करने वाला समुदाय कौन था, बताइए। चाय के बागान पर काम करने वाला समुदाय को क्या कहते हैं, मेरुकुला, कोरवा, संथाल या इनमें से सभी। देखिए चाय के बागान पर काम करने वाले बहुत सारे मजदूर लोग होते हैं, क्योंकि चाय का जो बागान होता है ना बहुत बड़ा एरिया में होता है और ये कोई 2-4 कट्ठा में नहीं होता है ना, ये बहुत बड़ा एरिया में होता है। पूरा आप देखिएगा तो जितना दूर दिखेगा आपको पूरा चाय का बागान ही रहेगा। और यातायात की सुविधा भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे मजदूर लोग इसमें काम करते हैं, तो मजदूर होते हैं संथाल मजदूर, है ना। काम करने वाला समुदाय जो होता था ये संथाल समुदाय का, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर कि जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदल बदल कर की जाने वाली खेती को, है ना, देखिए जंगल के जमीन को क्या कर दिया, साफ कर दिया। क्यों, तो आग लगा के साफ कर दिया। साफ करने के बाद ये फिर 1-2 साल खेती करेगा, फिर इस स्थान को छोड़ देगा, फिर दूसरे जगह जाएगा और वही कार्य यहाँ पर भी फिर से करेगा। तो इसी को तो कहते हैं झूम बराबर झूम, झूम की खेती या फिर घुमंतु खेती, इसी को कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर सवाल, कह रहा है कि संथाल परगनों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने वाले वन समुदाय नेता कौन था। तो संथाल परगना की बात है दोस्तों, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने वाला जो वन समुदाय का नेता था वो था कौन, बिरसा मुंडा नहीं। बिरसा मुंडा तो झारखंड से थे, है ना, और छोटा नागपुर से थे आपका। और ये संथाल परगना कह रहा है आपको, तो संथाल परगना से दोस्तों सिंधु थे आपका, है ना, सिद्धू कान्हू थे दोस्तों, ठीक है। तो सिद्धू कान्हू हो जाएगा आपका ये संथाल परगना से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर कि निम्न में से किसे अपराधी कबीला नहीं माना जाता है दोस्तों, बताइए। अपराधी कबीला नहीं कहा जाता था संथाल, कोरावा, करचा या फिर एरुकुला।
तो किसे अपराधी कबीला नहीं कहा जाता था, वो हो गया आपका संथाल। ठीक है, वो क्या हो गया आपका, संथाल हो गया। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर। 34 देखिएगा, इसका जवाब दीजिए फटाफट। 34 कह रहा है कि बिरसा मुंडा ने जिस क्षेत्र में वन समुदाय के विद्रोह का नेतृत्व किया वह कौन सा था। देखिए वही सवाल आ गया जो मैंने अभी आपको बताया था कि बिरसा मुंडा जो थे दोस्तों, ये वन समुदाय के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। और ये किस क्षेत्र से किए थे, तो ये छोटा नागपुर से किए थे, है ना। कहाँ से किए थे, छोटा नागपुर से किए थे आपके बिरसा मुंडा। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ होती है बिरसा मुंडा की, तो कराची के जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है, आपका याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 36 नंबर की सीधी पंक्ति में, है ना, बहुत बढ़िया सवाल है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि सीधी पंक्ति में, है ना, सीधी पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ लगाकर इस क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है। तो सीधी पंक्ति में दोस्तों एक ही तरह के पेड़ लगाना है और इसको नाम क्या दिया जाता है, तो वनाश्रय कहते हैं, या फिर बागान कहते हैं, या रिजॉर्ट कहते हैं, या फिर रेंजर कहते हैं। तो इसको कहा जाता है बागान। क्या कहते हैं इसको, बागान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, बागान कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर। प्रश्न है कि बस्तर में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह का नेता कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बताइएगा। बस्तर जिला में, बस्तर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, है ना। तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो विद्रोह का नेता था वो था आपको गुंडा ध्रुव। नाम है दोस्तों जबरदस्त, है ना, गुंडा ध्रुव ये नाम था, है ना। ये ही व्यक्ति थे आपके विद्रोह के नेता बस्तर में, है ना जी, गुंडा। नाम ही भाई साहब गुंडा, तो ये तो आपके खैर होंगे ही, है ना। अगला प्रश्न है देखिए आपका 38 नंबर। कह रहा है कि जंगल में स्थित गांवों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ना। जंगल में स्थित गांवों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है कि ये आरक्षित जंगल में स्थित थे। इन गांवों के लोगों को निश्चित शर्तों का पालन करना पड़ता था। लोगों को वन विभाग के लिए मुफ्त में काम करना पड़ता था, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ये आरक्षित वन जंगल में स्थित थे, ये भी ठीक है। और कह रहा है कि इन गांवों के लोगों को निश्चित शर्तों का पालन करना पड़ता था, ये भी जो अंग्रेज लोग जो नियम शर्त लगाए थे उसको पालन करना पड़ता था। लोगों को वन विभाग के लिए मुफ्त में काम भी करना पड़ता था। आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जावा का कौन सा समुदाय वन काटने में कुशल था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए जावा का वो कौन समुदाय था। तो जावा का दोस्तों कलांग समुदाय। जावा का कौन सा समुदाय, जावा का कलांग समुदाय जो था ये दोस्तों मतलब कि वन काटने में कुशल था, यानी कि पेड़ पौधे काटने में, आपका कलांग। अगला है कि किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मार दिया था। तो वो था आपका लौंडा जॉर्ज यूल। कौन था, जॉर्ज यूल था आपका, है ना, जो 400 बाघों को मार दिया था दोस्तों। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा आपको 41 नंबर। कह रहा है कि तेंदू के पत्तों का प्रयोग किस काम में लाते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तेंदू के पत्ता, है ना, तेंदू के पत्ता का उपयोग करते हैं बीड़ी बनाने में। जी हाँ दोस्तों, बीड़ी बनाने में, है ना, बीड़ी बनाने में। और ये सब चीज़ खराब चीज़ है, ये सब नहीं यूज करना चाहिए, है ना। बीड़ी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है तेंदू के पत्ते का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला है 42 नंबर प्रश्न कि चर्म शोधन क्या एक उपयोग है। चर्म शोधन यानी कि टैनिन का क्या उपयोग है दोस्तों। तो चर्म शोधन से क्या करते हैं, खाल से चमड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, खाल से चमड़े बनाने में, है ना, खाल से चमड़े बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका 3 नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर। 43 है कि चॉकलेट में, जी हाँ, चॉकलेट में प्रयोग होने वाला तेल किससे प्राप्त होता है। तो आपको बताया था ना कि चॉकलेट में जो तेल प्राप्त होता है दोस्तों वो साल के बीज से, आपका, है ना, साल का जो बीज निकलता है उससे जो तेल निकलता है उसका प्रयोग करते हैं किस में, तो चॉकलेट बनाने में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। 44 कह रहा है कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों के लिए रेल लाइनों क्यों अनिवार्य थी। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के लिए रेल लाइन आवश्यकता क्यों था। देखिए रेल लाइन जो भी आपका अंग्रेज बिछाया तो वो सिर्फ अपने के लिए बिछाया था, ऐसा नहीं कि वो हमारे लिए बिछाया, है ना। मेन रूप से उसका जो मकसद था वो अपने लिए बिछाया था। आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ये औपनिवेशिक आवागमन और व्यापार में सहायता थी और ये शाही सेना के आवागमन में सहायक था। ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि इनमें से वाणिज्यिक अथवा नगदी फसल कौन सी है।
देखिए वाणिज्यिक अथवा नकदी फसल कौन सी है जिससे हमें डायरेक्ट आय मिलता है? जूट, कपास, गन्ना, ये तीनों हो जाएगा दोस्तों। जूट, कपास, गन्ना ये सभी कैसी फसल है? तो नकदी फसल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? बताइए। भारतीय वन सेवा, है ना, ये सवाल मैंने पहले ही बता चुका हूँ। भारतीय वन सेवा का गठन कब होता है दोस्तों? क्या होगा? तो भारतीय वन सेवा का गठन होता है 1864 ईस्वी में। ठीक है, 1864 ईस्वी में। अगला है कि कृषि भूमि के विस्तार का क्या बुरा परिणाम है? कृषि भूमि के विस्तार का क्या बुरा परिणाम है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा वनों का विनाश, उद्योगों को बंद करना, कच्चे माल का विनाश, उत्पादन में कमी। तो कृषि भूमि के विस्तार का बुरा परिणाम जो है वो वनों का विनाश है ना, वो वनों का विनाश है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर। प्रश्न है कि 1878 के अधिनियम में निम्न में से किस श्रेणी को शामिल किया गया था? तो 1878 के अधिनियम में दोस्तों कौन सा शामिल किया गया है? आरक्षित, प्रतिबंधित, सुरक्षित या ग्रामीण वन? तो इसमें शामिल किया गया है प्रतिबंधित। ठीक है, प्रतिबंधित। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका कि 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड की रॉयल नेवी के लिए जलयान निर्माण की समस्या उत्पन्न होने का कारण क्या था? बताइए। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड की रॉयल नेवी के लिए जलयान निर्माण की समस्या का उत्पन्न हो गया दोस्तों। इसका कारण ये था कि अनेक वनों की कमी हो गई है ना, अनेक वनों की कमी हो गई, इसके वजह से। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। और अगला प्रश्न है कि भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ था? बताइए। भारतीय वन अधिनियम, तो आपको बताए थे ना, वन सेवा आपका 64 में, वन अधिनियम कब हुआ? तो 1865 ईस्वी में। ठीक है, 1865 ईस्वी में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका। अगला प्रश्न है कि 1850 के दशक में रेलवे के स्लीपर किसके बनाए जाते थे? अभी आपको बताया था ना कि 1850 से पहले रेलवे के जो स्लीपर बनते थे ना दोस्तों, ये लकड़ी से बनते थे आपका। ठीक है, लकड़ी से बनते थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। इनमें से कोई नहीं, कैसे लिख दिया जी? लकड़ी से बनते थे, 51 का सी हो जाएगा आपका। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए। झूम खेती को अन्य किस नाम से जानते हैं? घुमंतू खेती, पहाड़ी खेती, अस्थाई खेती या सीढ़ीदार खेती? तो झूम खेती को दोस्तों कहा जाता है घुमंतू खेती, है ना। क्या कहते हैं? घुमंतू खेती कहा जाता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 53 नंबर कि चाय और कॉफ़ी के बागान कैसे लगाए गए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि चाय और कॉफ़ी का जो बागान लगा दोस्तों वो कैसे लगा? तो ये लगा वनों को साफ करके लगा सकते हैं ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, वनों को साफ करके। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 54 नंबर। 54 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि विदेशों में निम्न में से कौन सा नाम झूम कृषि के लिए इस्तेमाल नहीं होता है? बताइए दोस्तों, झूम के लिए कौन सा खेल का इस्तेमाल नहीं होता है, ये बताना है आपको। 54 का क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा थारू, है ना। थारू जो हो जाएगा, कौन सा नाम झूम कृषि के लिए इस्तेमाल नहीं होता है? तो थारू आपका। लादिंग, मिल्पा, थारू का नहीं होता है, चेना का भी होता है। ठीक है, सी हो जाएगा आपका आंसर, है ना। अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर। कह रहा है कि अंग्रेजों के लिए भारत में रेलवे का विस्तार करना क्यों जरूरी था दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा? तो ये तो चीज़ मैंने पहले बता दिया कि औपनिवेशिक व्यापार के लिए, है ना, जो भी यहाँ पर उत्पादन होता है उसको हम अपने देश में भेज सके, है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी, तो आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे आपके, 55 महत्वपूर्ण सवाल चैप्टर नंबर आपके 4 से थे, और यहाँ से बहुत सारा सवाल आपको एग्जाम में लड़ सकता है। और देखिए ऐसा नहीं कि ये चैप्टर खत्म हो गया, है ना, ये चैप्टर अभी हम लोग जो एक सीरीज चल रहा है उसके अंतर्गत ये समाप्त हुआ है। अभी और भी इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन हम निकाल के आप सभी के लिए लेकर के आएंगे, जब चारों सेक्शन को, है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सबको एक साथ जोड़ करके पढ़ाएंगे तब आपका। ठीक है, तो इसका PDF दोस्तों आपको मिल जाएगा हमारे ये व्हाट्सएप पर, और इसमें व्हाट्सएप पर देने के लिए भी आपको 499 पे करना होगा, है ना। तो ये गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर है जिस पर आप 499 पे करके स्क्रीनशॉट लेकर के ये जो व्हाट्सएप है इस पर आप भेज दीजिएगा।
जहां आपको जोड़ दिया जाएगा। आप किसी भी नंबर से पे कर सकते हैं, दूसरे के नंबर से भी कर सकते हैं, लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि स्क्रीनशॉट आप जरूर भेजिएगा अपने नंबर से, है ना। जो भी आपका नंबर होगा, व्हाट्सएप होगा जो आपको यूज़ करते होंगे, उसी से आप भेजिएगा, क्योंकि उसी नंबर को आपको जोड़ा जाएगा, है ना, और उसी नंबर पे आपको हमेशा मिलते रहेगा, ठीक है। कोई मंथली आपको अलग से चार्ज नहीं लगेगा। तो आज यही रहने देते हैं, और ये रहा आज का टेस्ट। कैसा लगा, है ना, और अच्छा लगा तो एक प्लीज़ जाते जाते सभी लोगों को एक बार लाइक कर देना है, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा दोस्तों, ठीक है। और जो भी आपका अपडेट होगा, अब धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है ना, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं दोस्तों, है ना। ये मौका हाथ से अगर चुक गया ना तो 5 साल फिर सरकार रुला देगी, आप लोग को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो भी हो जाए आपको जी जान लगा देना है, एकदम दिन रात एक कर देना है ना। कुछ भी हो जाए आपको पढ़ना है, ठीक है। आप जॉब में है, छोड़ दीजिए, 1 महीने के लिए छुट्टी ले लीजिए, अभी गर्मी का भी छुट्टी है ना, और 1 महीने का छुट्टी ले लीजिए अगर छुट्टी मिलता है तो, लेकिन निकाल कर रखिए, है कि नहीं। अगर आप जॉब में हैं तो आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप जॉब में हैं, अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, नहीं होगा तो ये थोड़ी सी अच्छा नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि आप जॉब में हैं, ठीक है। इसीलिए आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और क्योंकि इसमें दोस्तों 3 ही बार मौका दिया गया है ना, 3 बार अगर आप एग्ज़ाम में पास हुए तो ठीक है, और नहीं हुए तो फिर भैया कोई उपाय नहीं है ना बिहार सरकार में, ठीक है, टीचर बनने के लिए। तो सबसे हार्ड अभी हमको लग रहा है कि एग्ज़ाम जो हो गया है वो टीचर बनना हो गया है। अभी के समय में बिहार में अगर शिक्षक बनना हो तो सबसे हार्ड यही है, शिक्षक बनना, ठीक है। पहले तो लोग डिग्री ले लेते थे, है ना, और डिग्री पर मतलब बहाल हो जाता था। अब तो खैर सीटेट पास करो, बीटेट है, स्टेट है, अब देखिए एक बीपीएससी से ऊपर एक एग्ज़ाम लाद दिया, है ना। अब बहुत ज़्यादा टफ हो गया दोस्तों, इतना आसान अब नहीं रहा। जो मीडियम स्टूडेंट हैं, खास करके जो लेडीज़ लोग हैं, जो कम ध्यान देते हैं पढ़ने पर, है ना, पहले उनका हो जाता था लेकिन अब मुश्किल हो गया है ना। इस वजह से आप बीएड में इस बार एडमिशन भी बहुत कम हुआ है ना, क्योंकि एडमिशन लेने से करने से फ़ायदा नहीं है, बिहार में होगा ही नहीं। केवीएस वगैरह भी देख रहे हैं कि इस बार कितना ज़्यादा धांधली हुआ है केवीएस में, है ना। केवीएस में भी रिजल्ट अभी तक नहीं दिया है, पीआरटी वाला क्या कर रहा है पता नहीं दोस्तों, बहुत ज़्यादा धांधली हुआ है उसमें भी, ठीक है। तो आज देखिए आपका चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया, और इसी प्रकार से आपका चलते रहेगा। हमारा नंबर है 7857824310, ठीक है। ये हमारा नंबर है, आप इस पर जुड़ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें से जुड़ सकते हैं। तो हिस्ट्री दोस्तों आपका लगभग 1 सप्ताह में समाप्त हो जाएगा, फिर हम पॉलिटी भी आएंगे, है ना। उसके बाद फिर मजा आने वाला है, चारों सेक्शन को जोड़ करके आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज इतना रहने देते हैं दोस्तों, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद।